हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं हमारी कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारा अध्याय 5, जिसका नाम है रेखा एवं कोण। और आज इसका हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने इसका एक पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है और आज हम इसका करेंगे रिवीजन। और रिवीजन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं वो तो आप लोगों को देखने पर ही पता पड़ेगा, तो कहीं मत जाइए और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो हम अपने रिवीजन में लिए हैं। चलिए आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। देखिए, पूरक का मतलब यह होता है, सबसे पहली बात यहां पे पूरक का मतलब यह होता है कि यहां पर दो कोण ऐसे में प्लस करूं जिनका योग क्या हो जाए। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये पूरक कोण होते हैं जिनको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना, ये मैंने बहुत अच्छे से अपने चैप्टर्स के अंदर बताया भी है। तो चलिए, अगर ये कोण 20 का है, अगर ये कोण 20 का है तो इसको पूरक बनाने के लिए मैं क्या ऐड करूंगा जिससे क्या बन जाए, ये क्या बन जाए। जैसे ये 20 है, अगर मैं इसमें 70 प्लस कर दूंगा तो ये कौन सा बन जाएगा, पूरक कोण बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो चलिए करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहां लिखेंगे a प्लस बी बराबर 90। तो यहां पर a मान के चलिए 20 है, प्लस b बराबर 90, तो यहां पर हो जाएगा b बराबर 90 माइनस 20, तो b बराबर कितना हो जाएगा 70। तो बस यहां पे अगर 70 को प्लस करूं तो मेरा पूरक कोण बिल्कुल बन जाएगा, ये बन गया। ऐसे यहां पर दिया है, यहां पर दिया है a प्लस बी बराबर 90, ठीक है। तो मान के चलिए 63 है, प्लस b बराबर 90, तो b बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 63। भाई 90 में से 63 को माइनस करेंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहां पर 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 27। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तीसरे पे। यहां पर दिया है a प्लस बी बराबर 90, तो यहां हो जाएगा 57 प्लस b बराबर 90, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, चलिए यहां हो जाएगा b बराबर 97 माइनस 57, तो 10 में से 7 गया 3 बचा, और यहां कितना हो गया 8, 8 में से 5 गया तो 3 बचा। तो यहां पर हमारे तीनों एंगल में किस किस चीज की ज्यादा जरूरत है वो हमने निकाल लिया। 63 में प्लस किया हमने 27, तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और यहां पर 57 में मैंने प्लस किया कितना, 57 में प्लस किया 33, तो कितना आ जाएगा 90। तो यहां पर मुझे इसको पूरक बनाने के लिए जिन जिन कोणों की जरूरत थी यहां पर मैंने उनको बताया, और इनको कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया। बहुत इजी है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, तो बने रहिए, देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी हमने अपने रिवीजन में लिए हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है यहां पर नेक्स्ट पे। अब यहां पर आता है निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ना संपूरक का मतलब क्या होता है। संपूरक का मतलब यह होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर मुझे एक दिया हुआ है 105, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि मेरा 180 आ जाए। सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, क्या करेंगे a प्लस बी बराबर 180, तो यहां दिया है 105 प्लस b बराबर 180, तो b बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 105। चलिए, तो ये है 180 और 105, तो 10 में से 5 गए 5 बचा, यहां हो गए 7, तो ये हो गया 75। मतलब आप इसमें 75 ऐड करोगे, मतलब इसमें आप लोग क्या ऐड करोगे 75, इसमें आप लोग 75 ऐड करोगे तो ये 180 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, a प्लस बी बराबर 180, ठीक है। तो ये दिया है 87 प्लस b बराबर 180, तो b बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 87, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे 180 में से, तो यहां पर हम लोग माइनस करेंगे 87 को, तो यहां पे 3 बचा, यहां हो गया कितना 7, तो 17 में से 8 गया 9 बचा 93, तो यहां पर कितना आ गया b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 87, तो हमारा b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 93, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पर भी दिया है a प्लस बी
बराबर 180, तो यहां दिया है 154 प्लस बी बराबर 180, तो b बराबर हो जाएगा 180 माइनस 154। तो 180 में से हम लोग 154 का माइनस करेंगे तो 180 देन 154, तो 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ 7 हो गया, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ पे b बराबर कितना हो गया 26। तो यहाँ पर हमने पूरक और संपूरक दोनों तरह के जो क्वेश्चन दिए थे हमने सॉल्व किए, और यहाँ पर हम लोगों को जो जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि भाई पूरक के लिए क्या करना पड़ेगा, संपूरक के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हमने क्लियर करी। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहां पर दिया है कोणों के निम्नलिखित युग्मों में पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। अब देखिए पहचान जो करना है ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि देखिए सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि जो पूरक होता है वो क्या होता है, a प्लस बी बराबर 90, ये कहलाता है पूरक, और a प्लस बी बराबर होता है 180, ये होता है संपूरक। ठीक है ना, इसको कहेंगे संपूरक, संपूरक है ना। अब आप यहां पर एक बात देखिए कि अगर ये 90 होगा, अगर इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, 90 को प्लस करूंगा, मतलब ये दोनों को प्लस करूंगा, तो यहां पे दोनों एंगल क्या आना चाहिए, दोनों एंगल ऐसे होना चाहिए जिनका सम करूंगा तो 90 आना चाहिए। लेकिन यहां पर पहला एंगल ही मेरा 115 है, पहला ही एंगल मेरा 115 है, अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो जाहिर सी की बात है कि वो पूरक तो जाएगा नहीं, वो क्या जाएगा, संपूरक जाएगा। तो यहां पर अगर मैं प्लस करूंगा a प्लस बी, मतलब दोनों को प्लस करूंगा तो 115, और 65 को अगर मैं प्लस करूंगा तो 5 और 5 10 की 0 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 1 8, और ये 180 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हाँ देखिए ये दोनों छोटे हैं, इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, पूरक ही आएगा। अब जैसे ये 100, ये 80 और 10 है, इनको प्लस करूंगा तो क्या आएगा, ये पूरक ही आएगा। लेकिन मैंने कैसे पहचाना है संपूरक है, क्योंकि पहला ही कोण बड़ा है, पहला ही कोण बड़ा है, इसलिए क्या आया, ये संपूरक आया। अब मैं 63 इसको प्लस करूंगा 27 को, तो 7 और 3 10 की 0 हासिल का 1, 6 और 2 8 है ना, और 1 9, तो ये हो गया। ये कौन सा है, पूरक कोण, ये संपूरक कोण है। ये संपूरक कोण है, पूरक कोण है। यहां पर हम करेंगे 80 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 90, ये भी कौन सा है, पूरक कोण है। तो मतलब यहां पर हम लोग प्लस करके भी, बिना प्लस किए भी देख सकते हैं कि कौन सा पूरक हो सकता है, कौन सा संपूरक हो सकता है। संपूरक के लिए ऐसे छोटे छोटे एंगल दिखेंगे आपको, तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ भाई ये संपूरक हो सकता है, ये पूरक हो सकता है। संपूरक के लिए एक बड़ा एंगल रहेगा और हो सकता है साथ में एक छोटा एंगल रहे, तो दोनों का प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो यहां पर हम लोग उसकी ऐसी पहचान करेंगे। 90 से ऊपर दोनों में से कोई एंगल दिखेगा तो वो संपूरक होगा, एक बात समझ जाना। चलिए आते हैं, बहुत ही ईजी था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहां दिया है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। तो चलिए हम लिखेंगे माना हुआ कोण x है, माना, लिखते माना हुआ कोण, माना वह कोण x है। अब x है तो क्या हो जाएगा, तो पूरक क्या होता है, a प्लस बी बराबर 90, तो हमने ये x ले लिया, तो x प्लस एक्स बराबर हो गया 90, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 90, तो x बराबर हो जाएगा 90/2, तो 2 चौको 8, 2 पंजे 10, तो भाई ये रहा 45 करेंगे जो अपने पूरक के समान है, मतलब जो 45 और 45 को प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्वेश्चन को किया और हमने उसको पूरे अच्छे से परफॉर्म किया। अगर हमसे पूछा जाता कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने आप में संपूरक है, तो हम लोग क्या करते, उसको 180 से डिवाइड करते 2x को, मतलब 2 से 180 को डिवाइड करते तो 90 आ जाता, तो उसका भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते। तो यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आगे वो आता तो उसको भी सॉल्व करते। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे दो कोण संपूरक होते हैं यदि उनमें दो न्यून कोण हो। मतलब संपूरक होने के लिए, संपूरक होने के लिए क्या दो न्यून कोणों को मिलाऊंगा, तो देखो दो न्यून कोण बनते हैं तो कभी संपूरक नहीं बन सकते। क्यों, क्योंकि संपूरक जो होता है ना उसका सबसे बड़ा कोण होता है 89। अगर 89 और 89 को प्लस करूं तो ये क्या हो जाता है,
9 9 18, 18 की 8, हासिल का 1, 8 और 8 16, 16, 8 और 8 16, 16 और 1 17। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, न्यून कोण तो हो ही नहीं सकता है। अधिक कोण की बात करूं तो अधिक कोण जो है वो क्या होता है, अधिक कोण जो होता है वो 90 से ऊपर का होता है, ठीक है ना, अधिक कोण जो होता है वो 90 से ऊपर का होता है। अगर मैं दो अधिक कोणों को प्लस करूं, जैसे 210 और 110, तो 210 और 110 को अगर मैं प्लस करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 320 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो क्या होता है, जो संपूरक होता है वो कितना होता है, 180 होता है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, ये भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर मैं दो अधिक कोणों को प्लस करता हूं तो उनका योग 180 से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। समकोण पे आते, तो समकोण क्या होता है, 90 + 90 = 180। तो हम कह सकते हैं हाँ समकोण हो सकता है, क्योंकि समकोण में अगर दो कोण जो होते हैं वो 90 90 के होते हैं, तो दोनों को मैं प्लस करता हूं तो 180 हो जाएगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ कि ऐसे दो कोण समकोण हो सकते हैं, है ना, समकोण हो सकते हैं, और संपूरक है ना, यदि उनमें से दो कोण समकोण हो। मतलब क्या लिख सकते हैं, ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें दो कोण समकोण हो। हम लिख सकते हैं ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं, ये ऐसे दो कोण समकोण हैं, समकोण है, ऐसा लिख लो, ऐसे दो कोण समकोण है, ऐसे दो कोण समकोण है। जिनको प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जिनका योग क्या होता है, जिनका योग संपूरक होता है। तो यहां पर हमने अपने क्वेश्चन को भी देखा और क्वेश्चन में जो पूछा था वो भी किया। एक बार फिर से देख लो कि भाई जो न्यून कोण है, तो न्यून कोण के कितने भी बड़े एंगल को मैं प्लस कर दूं उनका योग 180 नहीं हो सकता है, तो ये तो होगा ही नहीं। अगर अधिक कोण की बात करूंगा तो अधिक कोण जो है वो 90 से ज्यादा का होता है। अगर 91 को भी प्लस करता हूं, 91 और 91 को भी प्लस करता हूं, तो 91 और 91 कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। तो दो अधिक कोण भी नहीं हो सकते, ठीक है ना, दो अधिक कोण भी नहीं हो सकते हैं। हाँ, दो समकोण हो सकते हैं, क्योंकि 90 90 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं दो समकोण जो हैं वो एक संपूरक कोण बना सकते हैं। तो यहां पर इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली आ गया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको समझने के लिए मैं आपको पहले कुछ बेसिक्स बता दूं। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीजें बताई भी थी, लेकिन चूंकि ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है तो एक बार मैं आप लोगों को उन सारी चीजों से अवगत करा दूं जो हमारे इस चैप्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती हैं। कौन कौन सी, चलिए मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशंस बताता हूं कुछ। जैसे सबसे पहले होता है हमारा, यहां पर जो सबसे पहली जो परिभाषा है वो परिभाषा स्टार्ट होती है पहले न्यून कोण की, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है, देखिए सारे कोणों को एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ताकि क्या हो रहा है कि यहां पर वो आप लोग जब आसन्न कोण के बारे में, रेखिक युग्म के बारे में, शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को वो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, और उसके बाद ताकि फिर ये नहीं रहे कि ये मतलब हम समझ नहीं पाए या हम ये कर नहीं पाए। चलिए न्यून कोण जो होता है वो होता है 0 से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम। 0 से बड़ा और 90 डिग्री से कम। जैसे मान के चलिए यहां पर एक कोण दिया हुआ है, ये है मतलब ये कोण है, तो ये क्या हो गया, ये 30 डिग्री का है। तो ये कौन सा कोण होता है, हमारा न्यून कोण होता है, जो 0 से डिग्री से बड़ा पर 90 डिग्री से कम होता है। दूसरे की बात करते हैं हम यहां पर, दूसरा जो कोण होता है वो होता है कौन सा, अधिक कोण। दूसरा होता है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है, अधिक कोण को हम कह सकते हैं 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो यहां पर 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा मतलब कौन सा कोण हो जाएगा, ये हमारा इस तरह से ये कोण होता है, ठीक है।
ये है हमारा कोण, और ये हमारा है ये 120, मतलब ये जो कोण है ये हमारा ऐसा जाता जाएगा, लेकिन ये 180 से थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद होता है हमारा तीसरा, जिसको कहते हैं हम समकोण। समकोण क्या होता है? समकोण होता है, समकोण ये 90 डिग्री का होता है, कंप्लीट 90 डिग्री का होता है समकोण, मतलब ना इधर ना उधर, एग्जैक्ट 90 डिग्री। ये होता है पूरा समकोण जो 90 डिग्री का। तो मतलब यहां पर हमने न्यून कोण पढ़ा, 0 से बड़ा, 90 से कम, अधिक कोण पढ़ा, 90 से बड़ा, 180 डिग्री से कम, और समकोण जो होता है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। यहां पर जो हमने कोणों के बारे में जो पढ़ा है, जितना भी हमने कोणों के बारे में जो जानकारी ली है, वो सारी जानकारी हमने कहां से ली है? वो हमने ये सारे कोणों के बारे में स्टडी करी है, उसके बाद हमने ये सारी जानकारी आपके सामने रखी है कि भाई जो कोण होता है वो 0 से लेके बड़ा 90 डिग्री से कम, ये न्यून कोण होता है, अधिक कोण समकोण। ऐसे ही आगे जो एक और कोण होते हैं वो होते हैं जो हमारे चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक होता है, अब हम जैसे मैं बता रहा हूं आपको आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है? आसन्न कोण, अब जैसे मान के चलिए यहां पर मैंने एक कोण बनाया, जैसे ये यहां पर ले लीजिए 0। अब जैसे यहां पर ये बना लिया, तो ये हमारा हो गया A, B और ये C, ठीक है ना। अब यहां पर हमें जो कोण दिया हुआ है, वो कोण में आसन्न कोण के लिए जरूरी क्या होता है? आसन्न कोण के लिए जरूरी होता है कि एक पहला शीर्ष उभयनिष्ठ हो, शीर्ष उभयनिष्ठ हो, दूसरा एक किरण उभयनिष्ठ हो, एक किरण उभयनिष्ठ हो। अब इसका मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर हो जाएगा एंगल AOC और एंगल COB, एंगल AOB, एंगल AOC और एंगल COB, ये क्या हो गए? उभयनिष्ठ हो गए। क्या हो गए? ये उभयनिष्ठ हो गए। आया समझ में? आपने देखा होगा दोनों के बीच में O क्या हो रहा है? उभयनिष्ठ हो रहा है। तो ये क्या होता है? आसन्न कोण होता है। आसन्न कोण ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये आसन्न कोण है तो ये आसन्न कोण ऐसा भी हो सकता है। ये रहा, अब ये हमारा ये हो गया A, ये B और ये C। तो यहां पर भी आसन्न कोण कैसा हो जाएगा? एंगल AOC और एंगल COB, ये भी आसन्न कोण हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये आसन्न कोण है, और आसन्न कोण के अंदर वो सारे आसन्न कोण होते हैं। आसन्न कोण हमारे समान एंगल वाले भी होते हैं और असमान कोण वाले भी होते हैं। समान कोण वाले कैसे हो जाएंगे? जैसे ये समान कोण वाला आसन्न कोण हो गया, जैसे AOB और ये C। तो समान कोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना हो रहा है? 90-90 हो रहा है, तो ये समान कोण है, ठीक है ना। समान आसन्न कोण है। और असमान आसन्न कोण मतलब जैसे यहां वाला ये वाला एंगल अलग है और ये वाला एंगल अलग है, तो दोनों एंगल क्या है? अलग है। जैसे यहां पर ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, तो ये असमान आसन्न कोण है, ठीक है ना। तो आसन्न कोण आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। आसन्न कोण से ही मिलता जुलता होता है हमारा रैखिक युग्म। चलिए उसको और पढ़ते हैं। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब रैखिक युग्म क्या होता है हम उसको पढ़ते हैं। रैखिक युग्म के लिए सबसे पहला ये जो कोण है वो एक सरल रेखा पे बनना चाहिए। ये है A, ये B और ये O। रैखिक युग्म के लिए क्या होना चाहिए? ये एक सरल रेखा पे बनना चाहिए, और ये दोनों जो एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो रेखिक युग्म के लिए क्या होता है? सबसे मेन बात, रेखिक युग्म के लिए जरूरी है क्या होना? एक सरल रेखा होना, मतलब एक सीधी रेखा होना। रेखिक युग्म तभी बनेगा अगर ये
थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा हो गए तो ये रेखिक युग्म नहीं होगा। आया समझ में? रेखिक युग्म का मतलब होता है क्या, जो रेखा है वो एक रेखा पे, एक सरल रेखा पे कोण बनना, ठीक है ना, ये रेखिक युग्म होता है। और उसके बाद इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहां पर ये चीज सबसे ज्यादा समझने की है जो मैंने आपको बताई रेखिक युग्म के बारे में, ठीक है ना। अगला होता है यहां पर शीर्षाभिमुख कोण। जैसे मान के चलिए जब दो रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है तो यहां पर जो कोण बनते हैं, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो यहां पे एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, इसको कहते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसका मतलब होता है शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये दोनों कोण के शीर्ष बराबर, ये दोनों के शीर्ष के बराबर। तो यहां पर जो इसके अंदर एक स्पेशलिटी होती है कि शीर्षाभिमुख कोण जब भी बनते हैं तो दो युग्म जो होते हैं वो न्यून कोण के होते हैं और जो दो कोण होते हैं वो अधिक कोण के होते हैं युग्म। तो यहां पर उसका मतलब यही होता है जो हमने समझा। तो यहां पर जो छोटी छोटी डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है वो आपके सामने ये है। अब जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब यहां पर दिया है एंगल ए और एंगल 2 का आसन्न है, तो एंगल 1 और एंगल 2, तो मैंने आपको बताया था आसन्न कोण क्या होता है, दोनों के बीच में ए ओ क्या है, उभयनिष्ठ है, और ओसी लाइन भी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम बोलेंगे हां बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, एंगल एओसी और एंगल एओई आसन्न है। देखिए एंगल एओसी और एओई, देखिए ये आसन्न नहीं है। आसन्न कब होती है, एओसी देन सीओई, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, एओसी देन एओई, तो हम क्या कहेंगे, नहीं ये आसन्न नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंगल सीओई और ईओडी रेखिक युग्म बनाते हैं। देखिए एंगल सीओई और ईओडी, देखिए रेखिक युग्म के लिए मैंने क्या बताया था, एक सरल रेखा होना चाहिए। तो बिल्कुल बना रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल बना रहे हैं, हम बोलेंगे हां ठीक है। अगला क्या है, डीओडी और डीओए संपूरक है। संपूरक का मतलब क्या, इनका योग 180 डिग्री है, मतलब बीओडी बीओडी और डीओए संपूरक है। हाँ जी बिल्कुल है, देखिए इसका योग चाहे कुछ भी हो पर ये क्या है, संपूरक है, तो हम बोलेंगे हां संपूरक है। उसके बाद क्या दिया है, क्या ए का शीर्षाभिमुख कोण 4 है। देखिए ए का ये देखिए ए का, ये देखिए ये दो रेखा आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण 4 है, हम बोलेंगे हां बिल्कुल। अगला कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है। देखिए कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण, अगर मैं ये लाइन की बात करूं और ये लाइन की बात करूं तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या है, ये है, तो इसके सामने वाले शीर्षाभिमुख कोण होंगे 2 और एंगल 3, तो इसके शीर्षाभिमुख होंगे 2 और एंगल 3, इसके शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अब आई शायद मुझे लगता है अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने जब आपको पूरे कोणों को समझाया तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने उसको पूरा आपके सामने एक्सप्लेन किया, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बस आप लोग भी उसी तरह से एक्सप्लेनेशन को एक बार देखिए और फिर अपने तरीके से इनको जज करके अपने आंसर दीजिए, बहुत आसान है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब दिया है पहचानिए कि कोणों के लिए कौन से युग्म शीर्षाभिमुख कोण है और रेखिक युग्म है। तो चलिए शीर्षाभिमुख कोण सबसे पहले हम बात करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो चलिए शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो यहां पर एंगल 1 और एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 1 है ना, एंगल 4 और एंगल 1 शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद अगर मैं ये वाली लाइन की बात करूं, ये वाली कौन सी, ये वाली लाइन की, यहां पर
एंगल 4 और एंगल 1 तो बन रहे हैं। दूसरी बात ये और ये, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में एक दूसरे को काट रही है तो ये कोण आपस में बन रहे हैं। एक बार फिर से देखिए फिर से देखना, जब ये लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही है तो वैसे एंगल 4 और एंगल 1 इसके अंदर क्या बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए एंगल 5 और एंगल 3+2 है ना, एंगल 5 और एंगल 3 प्लस एंगल 2, यहां पर ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। दूसरा पूछा रैखिक युग्म। अब यहां पर रैखिक युग्म कौन कौन से बन रहे हैं, देखिए यहां पर रैखिक युग्म बन रहा है एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5। और यहां पर ये जो है, ये वाली लाइन की बात करूं तो एंगल 4, 3 और 2 ये भी पूरा एक रैखिक युग्म बना रहा है। मतलब पहचाने के कोणों के कौन से युग्म हैं। तो यहां पर एंगल 1 दूसरे की बात कर रहा हूं तो यहां पे एंगल 5 प्लस एंगल 1 इजिकल्स टू 180। और दूसरा जो बन रहा है वो बन रहा है एंगल 4 प्लस एंगल 3, है ना, और एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इजिकल्स टू 180। ये भी एक क्या होता है, ये भी एक क्या है, ये भी एक रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म के अंदर ये देखिए ये पूरा एक रैखिक युग्म ही है, ये देखिए ये पूरा एक रैखिक युग्म है। तो इसके अंदर बनने वाले जितने भी एंगल हैं वो क्या बनेंगे आपके, वो भी आपके क्या होंगे पूरे, ये भी आपके 180 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो या आप इसको अपने तरीके से भी जैसा आपको लिखना है वैसा भी आप ले सकते हो। मतलब ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है कि ये, तो इसके अंदर बनने वाले जितने भी कोण हैं तो वे भी 180 के बनेंगे। तो यहां पर हमको वही बताना था जो देखा। आप लोग भी एक बार इसको देख सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैं एक बात और बताऊं, यहां पर रैखिक युग्म जो है ना वो आपके यहां पर ये भी बन सकता है एंगल 4 और एंगल 5। और यहां पर एक रैखिक युग्म आपका ये भी निकल के आता है 1, 2, 3, एक ये भी निकल के आता है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। यहां पर ये भी आपका एक रैखिक युग्म निकल के आता है। मतलब रैखिक युग्म का ऐसा नहीं है, यहां पर इस लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे 180 डिग्री के अंदर जितने भी आपके एंगल बनेंगे वो आपके लीनियर पेयर कहलाएंगे। वैसे आपकी जो बुक में है वो एक तो ये दिया हुआ है आंसर और एक आंसर ये दिया हुआ है एंगल 4 और 5। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर मैंने बताया कि इसके अंदर जो रैखिक युग्म है ये यहां पर ये भी बन सकते हैं, ये समझाने के लिए बनाया है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक से मैच करोगे तो आपके ये दो आंसर बनेंगे 5 और 1 और 4 और 5। लेकिन यहां पर मैंने आपको और बताया कि ये सारे भी आपके जो है वो आपके रैखिक युग्म होते हैं। तो बहुत एक अच्छी चीज है, जितना ज्यादा समझोगे उतना अच्छा आपको एक चीज समझने को मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है ज्यादातर हम लोग अब आंसर शीट में देखते हैं, अपनी उत्तर माला में देखते हैं, तो होता क्या है उसमें जनरली होता ये कि हम केवल उन्हीं चीजों में उलझे रह जाते हैं। तो क्या होता है जब उन्हीं चीजों में उलझे रह जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग ज्यादा नहीं समझ पाते। इसलिए आप लोग कोशिश ये करो कि भले उत्तर माला में कुछ भी दिया हो लेकिन हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करो। उत्तर माला देखकर क्या होता है हम केवल वहीं भटकते रहते हैं कि बस इसके अंदर ये दो चीजें होंगी, नहीं, वो तो केवल समझाने के लिए दिया हुआ है। लेकिन हम लोग और क्या अपने तरीके से बता सकते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं, तो इसलिए आप इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहां पर हमने इस चीजों को समझा, आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण x, y एवं z का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए x, y, z के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अगर मैं यहां पे बताता हूं कि पहले वाले में फर्स्ट की बात करता हूं, यहां पर मुझे किसका मान निकालना है, यहां पर मुझे जानना है x, y और z का मान निकालना है। तो यहां पर x बराबर 55 है, x बराबर 55 हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि भाई ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहां पर x और z, यहां पर x और y मिलकर, ठीक है, x और y मिलकर मतलब x प्लस y बराबर ये क्या बना रहे हैं, एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, ये एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहां पर x क्या है आपका 55
प्लस y बराबर 180, तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 55, तो 180 में से 55 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गए 5 बचा, यहां हो गए 7 में से 2 गया तो 7 में से 5 गया 2 बचा 125, y बराबर कितना हो गया 125। अब देखिए y बराबर 125 है तो यहां पर एंगल y बराबर एंगल z है, ठीक है, एंगल y बराबर z है ना, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया तो क्या हो गया, यहां पर z बराबर कितना हो गया 125 हो गया। चलिए यहां पर ये चीज हो गई क्लियर। तो यहां पर हमारा फर्स्ट वाले का जो आंसर है, यहां पर x y z की वैल्यू, x की वैल्यू 55, z की वैल्यू y की वैल्यू 125 और z की वैल्यू 125 आ गई है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यहां पर देखिए सबसे पहली बात आपको ये डायग्राम देखकर अलग ही समझ में आ रहा है कि यहां पर z बराबर, ये यहां पर z बराबर क्या है आपका, यहां पर z बराबर ऑलरेडी आपको दिख गया है कितना, सेकंड की बात कर रहे हैं, यहां पे तो z बराबर आपको दिख गया है 40। क्या है भाई z बराबर, यहां पर ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण। चलिए ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मुझे y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी और x की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है, ये एक जो पूरा है, ये मेरा पूरा बनाता है एक रेखिक युग्म, मतलब x प्लस 25 प्लस 40 बराबर 180, जो कहलाता है आपका रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ये आपका एक रैखिक युग्म कहलाता है। तो देखिए यहां पर हो जाएगा x और 25 और ये हो जाएगा 5 और 4 और 2 6 बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 65, तो ये हो जाएगा 180 और 65, तो 10 में से 5 गया 5 बचा और यहां हो गए 7, 7 में से 6 गया 1 बचा 115, तो x बराबर हो गया आपका 115। तो x की मान निकल गया, z का मान निकल गया, ठीक है ना, x का मान निकल गया और z का मान निकल गया। अब निकालना है y का मान। अब देखिए y का मान निकालने के लिए आपने देखा है ये आपका एक फिर से एक लीनियर पेयर बन रहा है, मतलब यहां पर मैं बताऊंगा कि z प्लस y बराबर 180 काय से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म, तो रैखिक युग्म से बन रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। तो z की, y की वैल्यू क्या थी हमारी, y की वैल्यू नहीं पता, z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू थी 50 वो 40, तो 40 बराबर 180, तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 40, तो y बराबर कितना हो जाएगा 140, तो यहां हमारा आंसर हो गया इजीली, यहां पे हमारा आंसर कंप्लीट। तो हमने देखा यहां पर हमने दोनों ही क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, ताकि हमको पता पड़ा कि भाई रेखिक युग्म क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, सारी चीजें को हमको बारे में पता पड़ा और हमने इसको बहुत आसानी से सॉल्व भी कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आया है इसके लिए भी हमें अपनी उन्हीं डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा जो मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताई थी। देखिए शीर्षाभिमुख अधिक कोण, अब शीर्षाभिमुख अधिक कोण, न्यून कोण तो हमको दिख रहा है, ये न्यून कोण है, ये आपको न्यून कोण दिख रहा है जो बिंदु में है, लेकिन अधिक कोण कहां है, अधिक कोण का मतलब, अधिक कोण का मतलब ये और ये अधिक कोण है, तो मतलब AOD, एंगल AOD और एंगल BOC, ये अधिक कोण है, ठीक है ना, ये अधिक कोण है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं।
आसन्न पूरक कोण। अब देखिए आसन्न, आसन्न का मतलब क्या होता है? आसन्न का मतलब होता है एडजस्टेड एंगल। अब एडजस्टेड एंगल क्या होते हैं? और उसके बाद वो पूरक भी होना चाहिए, मतलब उसका जो सम है वो 180 भी होना, वो सॉरी 90 भी होना चाहिए, क्योंकि पूरक है तो 90। तो देखिए आपके सामने क्लियर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा तो हो जाएगा AOE एंगल बी AOB और AOE, ये हो गए आसन्न पूरक कोण। क्लियरली समझ में आ रहा है आसन्न पूरक कोण। तीसरा क्या दिया हुआ है? समान संपूरक कोण। समान संपूरक कोण, संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री पर समान, मतलब मैं दोनों को एंगलों को प्लस करूं तो दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए, जो कि ये बन रहा है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो कौन कौन सा हो गया? BOE एंगल BOE और एंगल EOD, EOD, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है? असमान संपूरक कोण। अब देखिए असमान संपूरक कोण मतलब संपूरक तो होना चाहिए पर उनका योग 180 तो होना चाहिए, पर उनके जो दो एंगल जो 180 बनाएंगे वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे पहला तो ये हो गया, ये वाला AOB एंगल AOB और एंगल AOE। चलिए पहला तो ये दिख रहा है। दूसरा देखो ये वाला दिख रहा है, ये भी असमान है, AOE देन AOD, ठीक है ना। कौन सा? एंगल AOE और AOD, ठीक है। और अगला ये भी दिख रहा है, AOD EOD देन DOC, EOD और DOC। ये देखो यहां पर ये सारे चीजें जो दिख रही हैं वो असमान वाले दिख रही हैं। अब क्या है? आसन्न कोण जो रेखीय युग्म नहीं बनाते हैं। तो रेखीय युग्म का मतलब क्या मतलब होता है? रेखीय युग्म का मतलब होता है कि एक सीधी रेखा में कोण नहीं बनना चाहिए, मतलब वो आसन्न एक सीधी रेखा पे नहीं होना चाहिए। तो देखो पहले आपको क्या दिख रहा है? एक यही दिख रहा है, ये आसन्न है पर रेखिक नहीं है। कौन सा? एंगल AOE AOB और BOE। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर इस डायग्राम में आपको इसके और भी दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं, जैसे इसके अंदर एक एंगल और जुड़ सकता था इस वाले में, BOC देन COD, ये वाला भी जुड़ सकता था। मतलब ये इतने मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा नहीं है युग्म बताना है, तो वो कितने भी युग्म हो सकते हैं, आप लोग उसके अंदर से ढूंढ के बता सकते हो, ठीक है ना। तो यहां हो गया AOB देन BOE। दूसरा जो रेखीय युग्म नहीं है, ये रहा एक जो रेखीय युग्म नहीं है, ये रहा एंगल AOE और BOE, AOE देन EOD और एंगल EOD। दूसरा क्या हो जाएगा? ये भी रेखीय युग्म नहीं है, EOD देन DOC, EOD और DOC, ठीक है। और रेखीय युग्म कौन सा है? और इसके अलावा और कौन सकता है? AOE देन EOD, है ना। ये रहा AOE देन EOC, AOE और EOC। ये सारे एंगल जो हैं वो रेखीय युग्म नहीं बना रहे हैं। और उसके बाद यहां पर वो हमने सारी चीजें लिख ली हैं जो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछी थी, और इसको हमने बहुत अच्छे से कर भी लिया। तो चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसके अंदर हमें क्या चीजें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर सबसे पहले मुझे बताना है संगत कोण के युग्म, अंतः एकांतर कोणों के युग्म और तिर्यक छेदी रेखा के एकांत बने हुए कोण और शीर्षाभिमुख कोण। देखिए सबसे पहली बात तो यहां पर मैं इसको समझाने के पहले आप लोगों को इसके बारे में जितनी चीजें होती है, जितनी जानकारी होती है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एक रफ पेज पे। जैसे मान के चलिए ये एक आपके ये रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है
जब इस समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इसके अंदर कुछ एंगल बनते हैं कुछ इस तरह से, ये और ये। ठीक है, तो यहां पर हमारा जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया और ये एच हो गया। अब इसके अंदर ये जितने भी एंगल हैं वो कैसे कैसे इक्वल होंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला है ना, मैं इन सारों के युग्म में लिख दूंगा, जैसे एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल सी बराबर एंगल डी, ठीक है, एंगल जी बराबर एंगल एच और एंगल ई बराबर एंगल एफ। ये सारे होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये सारे होते हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण जो कि बराबर होते हैं। दूसरा होता है एंगल ए बराबर एंगल जी, मतलब ए बराबर जी हो गया। दूसरा डी बराबर एफ हो गया, ठीक है, सी बराबर ई हो गया और डी बराबर एच हो गया, बी बराबर एच हो गया। ये सारे कहलाते हैं हमारे संगत कोण। क्या कहलाते हैं हमारे ये? संगत कोण। संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं करस्पॉन्डेंट एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डेंट एंगल्स आर इक्वल। तीसरा जो होता है वो क्या होता है? तीसरा यहां पर होता है एंगल डी बराबर एंगल ई, डी बराबर ई और बी बराबर जी। इनको कहते हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, ये होते हैं अंतः एकांतर कोण। और चौथे पे होगा हमारा ए बराबर एच और सी बराबर एफ, जिसको बोलेंगे हम अंतःबाह्य कोण, अंतःबाह्य कोण ये हो गए। ठीक है, तो ये सारे कोण मैंने आपको बताया। यहां पर एक चीज और रह गई है, एक चीज और क्या रह गई है? जैसे D प्लस जी बराबर 180, ऐसे ही B प्लस ई बराबर 180। इसका मतलब यह है कि तिर्यक छेदी रेखा के, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बनने वाले कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। यहां पर ये जो है वो संपूरक कोण है, B प्लस ई और D प्लस जी। तो यहां पर मैंने जितने भी कोणों के बारे में जो परिभाषा होती है, यहां पर मैंने सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, क्योंकि जब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमको इनमें दिक्कत ना हो समझने में। तो ये हो गया हमारा। चलिए आते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो इसी पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन है उनको देखते हैं। जैसे ये दिया है संगत कोणों के युग्म। अब यहां पे संगत कोण कौन कौन से हैं? 4, 8, 3, 7, 2, 6, 5 और 1, ये संगत कोणों के युग्म है। तो कैसे करेंगे? देखिए, एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 3 बराबर एंगल 8, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 बराबर एंगल 5 और एंगल 2 बराबर एंगल 6, ये युग्म है किसके? हमारे संगत कोणों के। ठीक है, एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 3 बराबर एंगल 7, 3 बराबर 7, ठीक है, एंगल 3 बराबर एंगल 7 और 1 बराबर 5, 2 बराबर 8, 2 बराबर 6, 1 बराबर 5, 2 बराबर 6, ये हो गए संगत। अंतः एकांतर कोणों के युग्म, अंतः एकांतर कोणों के युग्म हो गए एंगल 3 बराबर एंगल 5 और एंगल 2 बराबर एंगल 8, ये हो गए हमारे अंतः एकांतर कोण। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म। अब तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण कौन से हो गए? एंगल 3 प्लस एंगल 8 बराबर 180 और एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, ठीक है ना। अगला क्या दिया है? शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण एंगल 4 बराबर एंगल 2,
एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 8 बराबर एंगल 6 और एंगल 5 बराबर एंगल 7। ये सारे शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म है। मतलब क्या है, हमने जो अभी पूरी प्रोसेस पढ़ी थी, इस पूरी प्रोसेस का आंसर हमने यहां दिया, क्योंकि इसके अंदर जो जो पूछा था वो हमने करके भी दिखाया, जो हमें दिया था। बहुत इजी और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। बस करना क्या था, जो आपके सामने है। बहुत इजी वैसे बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि L और M समांतर हैं तो निम्नलिखित आकृति में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर मुझे x का मान निकालना है। देखिए यहां पर x का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले L और M यहां पे समांतर हैं। अगर मैं यहां पे कोई कोण बनाता हूं, जैसे A ले लेता हूं, तो ये क्या बनाएंगे, एक रेखिक युग्म बनाएंगे। तो रेखिक युग्म बनाएंगे तो क्या होगा, a प्लस 110 बराबर 180। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 70। तो ये हो गया a बराबर 70। तो एंगल a और एंगल a और एंगल x संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। तो x की वैल्यू पे कितनी हो गई, 70 हो गई। ठीक है ना, है ना इजी। चलिए अब उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड वाला। देखिए यहां पर x बराबर ऑलरेडी क्या है, 100 है। क्यों हो गया भाई 100, x बराबर 100। भाई x बराबर यहां पर 100 इसलिए हो गया क्योंकि ये भी क्या है, संगत कोण है। ये भी क्या है, यहां पर संगत कोण है। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, संगत कोण है। भाई संगत कोण है तो क्या हो गया, 180 हो गया। यहां पर सॉरी 180 नहीं, बराबर हो गया। ठीक है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये हमारी समांतर रेखा है। और अगर तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, संगत कोण होता है। तो क्या हो गया, अगर ये है ये इसके बराबर है तो x बराबर भी क्या हो गया, 100। जैसा कि हमने इसमें किया था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो जो a का मान है वही x का मान है। तो यहाँ पर x का मान 70 आ गया और यहाँ पर x का मान 100 आ गया। तो यही क्वेश्चनों में करना था और हमें क्वेश्चनों के अंदर यही चीजें थी जो समझना थी। बहुत ही बढ़िया तरीके क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किए। और हमारा जो अध्याय 5 का जो हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। बस अब आपको हमारे साथ तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है। जो डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, पर बने का रहना है, आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी थोड़े से रिवीजन को बचाए रखे हैं। ठीक है ना, चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। दिया हुआ है, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। मतलब यहां पर ये भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा समांतर है। और समझ लीजिए कि ये इसकी तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है ना, अब क्या है, यहां पर एंगल ABC 70 दिया हुआ है, एंगल ABC यहां पे 70 दिया हुआ है। तो मुझे यहां पर दोनों एंगल निकालना है। तो चलिए हम लिखते हैं यहां पर हल पे आते हैं कि दिया है AB एंड दिया है दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। ठीक है, यह हमें दिया है, दो कोणों की भुजाएं क्या है, समांतर है। ठीक है ना, अब उसके बाद हमें यहां दिया है कि एंगल ABC जो दिया है वो 70 है। तो एंगल ABC जो है वो बराबर है एंगल DGC के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। मतलब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। तो ये 70 है तो ये भी 70 है, तो संगत कोण है। तो एंगल DGC ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि यहां पर एंगल DGC बराबर 70 है। तो एंगल DGC ये फर्स्ट है,
ये फर्स्ट है, और सेकंड की बात करेंगे एंगल DGC बराबर 70, तो एंगल DGC बराबर है एंगल DEF के, एंगल DEF के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है, ये भी क्या है भाई, संगत कोण है। तो संगत कोण बराबर होते हैं, जब संगत कोण हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, DEF, ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो गया, 70 हो गया। तो यहां पर हमारे दोनों जो कोण हैं ये हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए, और केवल किससे, हमारी डेफिनेशन से, हमारे एंगल की डेफिनेशन से, कि भाई डेफिनेशन क्या होती है, संगत कोण क्या होते हैं, उससे हमने इसको आराम से सॉल्व कर लिया। और सॉल्व करने के बाद हमने इसको आराम से जो जो चीजें पूछी थी वो भी हमने करके दिखा दी। तो अभी बने रहिए, अभी और भी क्वेश्चन है जो हमको बहुत 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 सारा नॉलेज देंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, दी हुई आकृति में निर्णय लीजिए कि क्या L और M समांतर हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, जब भी हमें समांतर रेखा का हमें निर्णय लेना होता है या समांतर रेखा पहचानना होती है कि वो समांतर रेखा है कि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये समांतर रेखा है, ये और ये जो समांतर रेखा है, अगर इसको कोई तिर्यक छिद्री रेखा काटती है तो उसके अंदर बनने वाले जो कोण होते हैं ना, इसका मतलब ये कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब ये है कि जैसे ये A और ये B है, तो ये A और B का जो योगफल होता है ना वो 180 डिग्री होता है। ये आप एक बात बिल्कुल आपने बिल्कुल समझ के रख लीजिए कि A और B का जो टोटल है वो 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। तो यहां तभी ये क्या होगी, जिसकी वजह से L और M क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर मेरे को ये दो भी जो दोनों एंगल दिए हैं, अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो प्लस करने पे मेरा जो योग है वो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर वो 180 आ जाएगा तो वो तो समांतर है, और अगर 180 नहीं आएगा तो समांतर नहीं है। तो चलिए अब हमें देखना है, हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 126 प्लस 44 प्लस करते हैं, 6 और 4 10 की 0 हासिल का 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो ये 170 हो गया। तो हम बोलेंगे L और M समांतर नहीं है, L और M समांतर नहीं है। ठीक है ना। चलिए दूसरे पे आते हैं, सेकंड वाले पे 75 प्लस 75, तो 5 और 5 10 की 0 हासिल का 1, 7 और 7 14 और 1 15, ये 125 आ गया, जबकि कितना आना चाहिए, 180। तो हम लिखेंगे अतः L और M समांतर नहीं है। ठीक है ना, यहां पे भी समांतर नहीं है। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं कि कौन सी रेखा है जो हमारी समांतर है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पर देखते हैं, यहां पे 53 प्लस 123, तो 123 और 57, तो 7 और 3 10 की 0 हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 8, 180। भाई इनका योग 180 आ गया। हम लिखेंगे L और M समांतर है। आ गया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ पे, तो ये 98 प्लस 72, तो 98 और 72, 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 7 17, 170, तो यहाँ आ गया 170। तो ये लिखेंगे अतः L और M समांतर नहीं है, अतः L और M समांतर नहीं है। तो यहां पर हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं खत्म, और उसके बाद यहां पर हमसे जो पूछा गया है उसका हमने दे दिया पूरा आंसर, और यहां होता है हमारा जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, ये होता है हमारा कंप्लीट। तो यहां पर हमने वो सारे क्वेश्चन विद रिवीजन कंप्लीट करे हैं जो आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो बस आपको करना क्या है, आपको बस प्रैक्टिस करना है, और अगर कोई डाउट आता है आप हमसे पूछ सकते हैं। पर आपको बने कहां रहना है, आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।